पहले हम एक क्लासिफिकेशन देख लें, फिर इसको लिख लेंगे। पहले आपने समझ लीजिए, तब आप इसे लिखेंगे। ये भारत थोड़ा कृष्णा की तरह खड़ा है, सीधा करना पड़ेगा। मोटे तौर पर समझो। देखो, हम लोगों ने पहले देखा था, जो हमने बात की थी कि भूपृष्ठ पर जब हम टर्म यूज करते हैं यादृच्छिक, तो यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम, मतलब कोई भी और कैसे भी। जैसे अगर हम पासा फेंकें तो कोई भी अंक आ सकता है, उसे हम कहते हैं रैंडम नंबर, है ना। तो यादृच्छिक टर्म याद रखना, कहीं कई बार यूज हो सकता है। तो अगर हम यादृच्छिक रूप में भूपृष्ठ पर कोई भूभाग ले लें तो उसे भूगोल में क्षेत्र कहा जाता है, एरिया कहा जाता है, राइट। और पहले भूगोल में यही माना जाता था कि पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्र हैं और भूगोल का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों की भिन्नताओं का अध्ययन करना है। इसे कहा जाता था एरियल डिफरेंशिएशन। फिर कहा गया कि नहीं, एरियल डिफरेंशिएशन के साथ एरियल इंटीग्रेशन भी जरूरी। हर क्षेत्र अलग होते हुए भी एक दूसरे से कुछ न कुछ समानता रखते हैं, कुछ न कुछ संबंध रखते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास एरिया की। तो यादृच्छिक रूप से पृथ्वी की सतह पर कोई भी भूभाग, कोई भी चुना गया भूभाग वह क्षेत्र है। लेकिन जब पृथ्वी की सतह पर किसी भूभाग को निश्चित सीमाओं द्वारा उसकी विशेषताओं के कारण अन्य क्षेत्रों से अलग किया जा सकता हो और उसका अलग अध्ययन किया जा सकता हो तो उसे प्रदेश कहा जाता है, उसे रीजन कहा जाता है। तो दो टर्म आया, एरिया और रीजन। एरिया कोई भी भूभाग, उसकी निश्चित सीमाएं नहीं है, कुछ भी वहां हो सकता है। लेकिन जब हम प्रदेश कहेंगे तो उसकी निश्चित सीमाएं होंगी, अन्य भूभाग से वह अलग होगा और उसकी विशेषताएं ऐसी होंगी कि वह अलग से बिल्कुल दिखाई पड़ रहा होगा और उसे अध्ययन के लिए किसी अन्य क्षेत्र से पृथक किया जा सकता है, राइट। अब इसी आधार पर जब हम भारत को देखते हैं तो भारत के भौतिक प्रदेश निर्धारित किए गए हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला जो प्रदेश हो गया, इसे हम बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। हम यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन देंगे वो क्लासिफिकेशन आर एल सिंह सर का होगा। इनका क्लासिफिकेशन बीएचयू के सर है और इनका क्लासिफिकेशन सबसे स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन माना जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन मैं एनसीईआरटी से अलग हटके ले रहा हूँ, फिर उसको एनसीईआरटी या किसी अन्य के रूप में एडजस्ट किया जा सकता है। तो जो भारत का पहला भौतिक प्रदेश अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो यह पर्वतीय प्रदेश है, क्योंकि इस भूभाग में पर्वतों की प्रधानता है और पर्वतों के आधार पर इसे भारत के अन्य भूभाग से पृथक किया जा सकता है। इसी तरह जब हम इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो जब हम दूसरा भूभाग देखते हैं तो हमने बताया था यहाँ पर अपने पास मैदान आते हैं, ये मैदान आते हैं, ये मैदान है। यहां पर अरावली आता है, यहां पर अरावली आता है और ये यहां पर राजस्थान का थार का मरुस्थल है, राजस्थान का बागर प्रदेश है, इधर पंजाब है, हरियाणा है और इस तरफ करते हुए ये गंगा के मैदान है और करते हुए यह पश्चिम बंगाल तक जाएंगे और फिर इधर ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे असम के मैदान का निर्माण हुआ है, असम के मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद यहां पर अरावली है, अरावली से हम यहां देखेंगे तो यहां हमको राजमहल पहाड़ियां दिखाई पड़ेंगी, राजमहल पहाड़ियां। और यहां से हम आगे चलेंगे तो यहां पर हंस घाटी दिखाई पड़ेगी और उसके बाद यह एरिया ऐसे नीचे तक गया होगा, यह पश्चिमी घाट होगा और यह एरिया नीचे आएगा और इधर ऐसे पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट आकर के पश्चिमी घाट से नीलगिरी में क्या होगा, मिल जाएगा और इधर कुछ टूटी हुई पहाड़ियां आगे चल रही होंगी। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला भाग प्रायद्वीपीय पठार है। तो हमारे पास देखो 3 भू आकृतिक प्रदेश आ गए। हमने इन प्रदेशों के निर्धारण का आधार किसे बनाया है, भू आकृतियां, और हर प्रदेश में समांगी भू आकृतियां मिल रही हैं, मतलब एक जैसी भू आकृतियां प्राप्त हो रही हैं। तो इसलिए क्या हो गया, ये पर्वतीय प्रदेश, ये हो गया मैदानी प्रदेश, ये हो गया पठारी प्रदेश। इसके बाद फिर जो क्षेत्र बचा वो क्षेत्र यहां पर क्या होगा, ये होगा तटीय मैदान। ये पूरा क्षेत्र तटीय मैदान यहां पर हो पाएगा, यह तटीय मैदान। और उसके बाद हमारे पास क्या है, द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो आर एल सिंह सर ने भारत के भौतिक प्रदेशों के आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा है। एक है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। देखो जब हम प्रायद्वीप टर्म लेंगे तो प्रायद्वीप में तटीय मैदान प्लस पठार दोनों आ जाएंगे। प्रायद्वीप का मतलब वो पूरा भाग जो 3 तरफ से सागर से गिरा है, और हम प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे तो प्रायद्वीप में भी केवल कौन सा भाग, पठार वाला भाग, प्लेटू वाला रीजन, जो कि आंतरिक भाग है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 4 भाग हो गए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये 4 हो गए। लेकिन कई बार लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, चीजों को वेरिएशन दे देते हैं। तो वेरिएशन देखो इस प्रकार आता है, अगर हम उत्तर का विशाल मैदान देखें तो उत्तर के विशाल मैदान को हम एक और पार्ट में बांट सकते हैं, उसको 2 पार्ट कर सकते हैं, उत्तर का विशाल मैदान प्लस थार का मरुस्थल। हम उसमें उत्तर के विशाल मैदान में थार के मरुस्थल को काउंट न करें, उसे अलग से क्या कर लें, काउंट कर लें, तो हमारे पास कितने हो गए, 5। उससे भी ज्यादा करें कि हम तटीय मैदान को अलग कर दें और द्वीप समूह को अलग कर दें तो क्या हो जाएंगे, 6, ठीक है ना। लेकिन बेसिक रूप में आपसे कोई पूछे कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश, भूआकृतिक प्रदेश में बांटा गया है, तो 4 ही है, राइट। बाद में वेरिएशन दे दिया जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मुख्य यहाँ पर 4 ही हैं। हमें इन 4 का डिवीजन देखना है। डिवीजन हम सारा ये पहले लिख लेंगे तब हम उसके बाद करेंगे। तो चलो कुछ लिख लेते हैं, लिखने के बाद फिर डिवीजन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसमें लिखो, देखो भूपृष्ठ पर यादृच्छिक रूप में रैंडम, यादृच्छिक रूप में चयनित भूभाग, यादृच्छिक रूप में चयनित भूभाग, क्षेत्र ब्रैकेट में एरिया क्षेत्र कहलाता है। किंतु जब किसी भूभाग को उसकी समांगी विशेषताओं, समांगी मतलब एक जैसी, समांगी विशेषताओं के आधार पर सीमांकित किया जा सकता है,
तथा अध्ययन के लिए अन्य क्षेत्रों से पृथक किया जा सकता है, कमा भूभाग कमा प्रदेश कहलाता है। प्रदेश और ब्रैकेट में रीजन। अब प्रदेश कई तरह के होते हैं, वो हमारा यहां उद्देश्य नहीं है। जब किसी प्रदेश का निर्धारण वहां की भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है, तब इसे भौतिक प्रदेश कहते हैं। फिजिकल रीजन, भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन, भू आकृतिक प्रदेश भी कह सकते हो, जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन, तब इसे भौतिक प्रदेश कहते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.6% भाग पर पर्वत, 18.5% भाग पर पहाड़ियां, 27.7% भाग पर पठार और 43.2% 43.2% भाग पर मैदान पाए जाते हैं। भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को निम्नलिखित चार भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, 1 2 3 4 लिख लें सीधे, पहले फिर करेंगे। नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश तथा पूर्वांचल की पहाड़ियां। देखो क्या होता है, ये वाला जो देख रहे हो, तो हिमालय यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे आता है अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरवा वाला क्षेत्र, ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा वैसे दक्षिण तिब्बत में है, और इसके बाद ये ऐसे मुड़ जाता है। ये यहां पर अरुणाचल प्रदेश के बाद यहां पर पट्टाई बूम है, पट्टाई बूम के बाद यहां पर नागा है, नागा के बाद यहां पर ईस्ट मणिपुर है, फिर यहां लैमाटोल है, फिर नीचे यहां पर मिजोरम है, इधर पूर्वांचल है, इधर बरेल है। ये वाला जो यहां पर जो ये मुड़ करके नीचे जा रहा है, इन पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। ये हिमालय का ही विस्तार, राइट। और ये पहाड़ियां आगे जाती हैं अराकान योमा, पेगु योमा, म्यांमार में, और म्यांमार से आगे बढ़ती हैं तो अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप समूह, सभी नहीं, कुछ द्वीप समूह अराकान योमा का ही क्या है, विस्तार। तो नॉर्मली लोग कह देते हैं कि अंडमान निकोबार किसका विस्तार है, तो उत्तर है अराकान योमा। अराकान योमा न दिया जाए तो फिर इस वाले हिमालय का ये न दिया जाए तो फिर हिमालय का, है ना। तो यहां पर ये उत्तर का ही हो गया, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ये, प्लस पूर्वांचल की पहाड़ियां। छोटी है ये, बहुत आकार का ऊंचा नहीं है, और ये पूर्व की तरफ इसलिए पूर्वांचल की पहाड़ियां कहलाती है। नंबर 2, उत्तर का विशाल मैदान। नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। इंडिया वाला मैप नहीं लगाया क्या, देखो द्वीप समूह नहीं लगाया, ऊपर। थैंक यू। अच्छा, जब तक इंडिया की ज्योग्राफी चलेगी, आप मैप लेके आते रहेंगे रोज 10 मिनट मैप पढ़ना शुरू किया कि नहीं? अब जो भी चीजें हम देखेंगे लिखेंगे, उसको आपको तुरंत मैप के सहारे देखना भी पड़ेगा। तो जैसे इंडिया लोकेशन एंड एक्सटेंट, उसमें यहां पर चीजें दी हुई हैं, तो वो डेटा आप देख लेंगे थोड़ा बहुत। प्लस जब आप इंडिया के मैप देख रहे होंगे, तो जहां जो कलर होगा आपके मैप में, जहां जो कलर दिया हो, जो कलर होगा, उस कलर से आप आइडिया लगाएंगे कि यह सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है। उस कलर से आपको आइडिया होना चाहिए कि वो सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे है। तो थोड़ा अगर आप देख सकते हो, तो जो डार्क है वो लगभग देखो 6000 मीटर की ऊंचाई तक गया है, 6000 मीटर। और डार्क कहां है? ऊपर, हिमालय, राइट। हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखोगे जैसे जैसे नीचे आते जाएगा, डार्कनेस कम होती जाएगी, राइट। और जब ये ग्रीन पे आ जाएगा, तो सी लेवल से 150 मीटर तक की ऊंचाई बचेगी, ऊंचाई कम हो जाएगी। तो आप जब ये देख रहे होगे ना, तो आप जहां भी जो कलर आए, तो उससे जब आप यहां पे देखोगे, तो आपको एक हाइट का क्या होगा, आइडिया मिलता जाएगा, है ना। तो आप यहां पर अगर हम देखें, तो जो हम ये देख रहे हैं, तो ये पूरा एरिया, ये वाला, और इसके बाद देखो जैसे मुड़ गया, ये
ये हो गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो हमने कहा था आपसे, अरावली हो गया, अरावली। और ध्यान से देखोगे तो यहां आपको राजमहल हिल्स मिलेंगी, राजमहल हिल्स ये। और फिर इसके बाद इधर से ऐसे मुड़ते उड़ते आ जाइए, थोड़ा इस नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसे आ जाइए, इधर मुड़ते हुए नर्मदा और तापी को थोड़ा सा क्रॉस करते हुए इधर आ जाएंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना। और इसके बीच यहाँ से लेके जो कुछ भी है ये पूरा इधर यह मैदान है। फिर थोड़ा बहुत चेंजेस है, देखेंगे यहाँ पर भी एक पठार पड़ा है, वो इसी का भाग है, कुछ टूट के गया है, बाद में देखेंगे। और बाकी ये तटीय मैदान और द्वीप समूह है ना। तो सिर्फ आपको याद नहीं करना है, बल्कि मैप में देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग इसे बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। फिजिकल मैप और प्लस आपको भारत के प्राकृतिक प्रदेश अगर याद होंगे ना, तो आप भारत के बाकी और प्रश्नों का ज्यादा अच्छा उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिखने के बाद आप ये डायग्राम बना लेंगे, घर पे बना लेंगे, अभी बनाना चाहे तो भी बना लें, बना लो जैसा बन जाए, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें। बराबर बनाए, पेंसिल बनाओ, अच्छा दो पेंसिल, दो देखो तुरंत मदद आई। एग्जाम हॉल में पेंसिल यूज करने का मौका नहीं मिलेगा, पेन ही आपका सर्वस्व है। और एग्जाम में आपको जिस पेन से लिखना हो उसी पेन से आज से लिखना शुरू कर दीजिए। पेन की ग्रिप आपकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो नया पेन यूज करोगे तो आपकी लेखन स्पीड में कमी आ जाएगी। तो जिस तलवार से लड़ना होता है प्रैक्टिस उसे करनी होती है। तो दो पेन ऐसे रखो और क्या, बनाओ बनाओ, परेशान ना हो, तुम्हारा भारत है, बनाओ बनाओ। हम बहुत सारी चीजें बाद में, मतलब पूरी जिंदगी सीखते ही रहते हैं, तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जल्दी बनाओ, एक तो बन नहीं रहा, ऊपर जल्दी बना। अब इनका पूरा क्लासिफिकेशन एक बार देख लेंगे। दो ही चैप्टर पढ़े हैं इंडियन ज्योग्राफी में, एक ये और दूसरा मानसून, दो बड़े चैप्टर। छोटे देश में पैदा हुए होते, रवांडा युगांडा में तो मतलब आधे घंटे में खत्म हो गया होता प्राकृतिक प्रदेश। अब पैदा भी हुए तो भारत में तो कई प्राकृतिक प्रदेश है। डन डन, बढ़ा दे बढ़ा दे। वो भी भारत के दूसरे का हिस्सा में ले पाए, डन ना। चल वेरी गुड। अब हम यहां पे क्लासिफिकेशन करते हैं। अब भारत के भू आकृतिक प्रदेश में एक एक प्रदेश लेते हैं। और पहला प्रदेश आया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, साथ साथ बनाते जाएंगे आप, इससे बाद में समय न लगे। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश एवं पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब जब हम इसे लेंगे तो इसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। एक होगा यहां पर हिमालय और दूसरा होगा पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब जो ये हिमालय होगा, हिमालय दो पार्ट में बटेगा। एक होगा ट्रांस हिमालय, यहां हम इसे पार हिमालय भी कहेंगे, ट्रांस हिमालय। और दूसरा होगा यहां पर मुख्य हिमालय, मेन हिमालय, मुख्य हिमालय, मेन हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आएंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। मुख्य हिमालय के अंतर्गत आएगा महान हिमालय, मध्य हिमालय और वाह हिमालय। इसी को शिवालिक भी कहा जाता है, वाह हिमालय। पूर्वांचल की पहाड़ियों में आएंगे पटकाई बूम, या कुछ लोग तो कहते हैं बाकी सब पटकाई बूम का ही विस्तार है। नागा पहाड़ियां, पूर्वी मणिपुर पहाड़ियां, मीजो पहाड़ी, मीजो को लुसाई पहाड़ी भी कहा जाता है। पूर्वांचल एक पूर्वांचल के नाम से भी है। नेक्स्ट है लैमाटोल, भुवन और बरेल। हिमालय ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। मुख्य हिमालय में महान हिमालय, मध्य हिमालय, वाह हिमालय। पूर्वांचल की पहाड़ियों में पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां, पूर्वी मणिपुर पहाड़ियां, मीजो लुसाई पहाड़ी, पूर्वांचल पहाड़ी, लैमाटोल, भुवन और बरेल। ये सब देखिए, यही सब लिखना भी हमको आगे चल। और कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पीटी और मेंस एज वेल जा सकता है, राइट। हाँ सब पूछ सकता है, सब आगे लगाएंगे, टेंशन मतलब जो कुछ पूछ सकता है सब हम यहीं कर डालेंगे। अब जो हम पोर्शन ये पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर पीटी का मैक्सिमम पार्ट यहाँ से आता है और मेंस का डिफिकल्ट पार्ट यहाँ से आता है। जब क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो केवल आप ही से निकलेगा, किसी और से नहीं निकलेगा, है ना। क्योंकि जितने क्वेश्चन दिमाग में अटक सकते हैं वो सारे कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला एरिया जो है थोड़ा सा टिपिकल एरिया इन द सेंस है कि मटेरियल ज्यादा है यहाँ पर, और कभी स्टेटमेंट में उलझाता बहुत है। तो सारा पार्ट यहाँ क्लियर होगा तब जाके काम होगा। ये हो गया। फिर दूसरा हुआ उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, इसका विभाजन दो तरीके से होगा। इसका विभाजन होगा पहला
संरचनात्मक विभाजन, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक विभाजन। जो संरचनात्मक विभाजन, देखो जो मैदान निर्मित होता है, जो हमारा मैदान है उत्तर का, वो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। तो जो अवसाद का आकार क्या है, अवसाद मोटे हैं, महीन हैं या कैसे हैं, उसके आधार पर, और कौन सी भू आकृतियां बन रही हैं। जब अवसादों के आकार और भू आकृतियों के आधार पर मैदान का वर्गीकरण करेंगे तो वो क्या होगा, संरचनात्मक विभाजन, राइट। फिर मैदान जिन जिन प्रदेशों, मतलब राजनीतिक क्षेत्रों से गुजर रहे हैं, जैसे मान लो कोई राजस्थान से गुजरेगा, कोई पंजाब से गुजरेगा, कोई उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, तो वो डिवीजन जब हम देते हैं कि जिस क्षेत्र से गुजर रहे हैं तो उसे राजनीतिक या क्षेत्रीय विभाजन कहा जाता है। तो एक संरचनात्मक विभाजन होगा, दूसरा होगा प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभाजन, इसे राजनीतिक विभाजन भी कहा जाता है। आज कूलिंग कम है, हमें लगी रही है। प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभाजन, संरचनात्मक विभाजन के अंतर्गत जो होगा वो होगा यहां पर भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। करो करो, नहीं ऐसे नहीं है। मैदान कैसे निर्मित होगा, कैसे निर्मित होगा बताओ, मैं बात कर। जब अवसादों का क्या होगा, निक्षेपण होगा। एस्टुरी में क्या अवसादों का निक्षेपण होगा, लेके कहां चली जाएगी, मैदान कौन बनाएगा फिर, कोई नहीं, है ना, यही लेंगे तो बना। वो तो उनकी भू आकृति है ना, वो तो उनकी क्या है, नदियां कुछ बनाए तो हम क्या उसे मैदान में रख लेंगे, है ना। फिर प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभाजन, तो यहां पर आएगा राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान दो भागों में बटेगा। राजस्थान, ये बांगर नहीं है, ये बागर टाइप का है, राजस्थान बागर, और दूसरा हो जाएगा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। फिर नेक्स्ट आएगा यहां पर पंजाब हरियाणा मैदान। फिर आएगा यहां पर गंगा का मैदान। गंगा का मैदान तीन भागों में बटेगा। ऊपरी गंगा मैदान हरिद्वार से प्रयागराज, मध्य गंगा मैदान प्रयागराज से भागलपुर, और निम्न गंगा मैदान भागलपुर से फरक्का। तो गंगा का मैदान तीन भागों में बटेगा, ऊपरी, मध्य और निम्न। फिर आ जाएगा असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, अरावली के सहारे दो, पहले बना लिया ना, लिख लिया, लिख लो लिख लो लिख लो, तब बात करें। मान लो ये राजस्थान और मारवाड़, इसलिए अरावली एक बड़ा विभाजक है यहां पर, डिवाइडर, राइट। तो जलवायु बांटता है, नदियों का विभाजन करता है, सांस्कृतिक प्रदेश निर्धारित करता है, राइट। तो बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है। इधर मेवाड़ और इधर मारवाड़। अभी हम ये वाला चला जाएगा प्लेटू की तरफ, प्लेटू जोन में, प्लेटू जोन में चला जाएगा, ये मैदान वाले में आएगा। अरावली के इधर हम आएंगे तो जहां तक ये वाला हमने रेखा खींची, तो ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, आइसोहाइट। समवर्षा रेखा का मतलब समान वर्षा वाले स्थानों को क्या कर दिया जाए, मिलाती हुई रेखा ड्रॉ कर दी जाए, ठीक है ना। तो ये 25 सेंटीमीटर, यहां से यहां वर्षा अमूमन 25 से 40 सेंटीमीटर, यहां से चलते जाएंगे वर्षा कम होती जाएगी। इस क्षेत्र को कहा जाता है राजस्थान बागर, इसे राजस्थान बागर कहा जाता है। ये अर्ध शुष्क प्रदेश है, और इसके बाद यहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम। ये थार का मरुस्थल, थाली या मरुस्थली कहलाता है, ये मरुस्थली कहलाता है। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला अरावली के पश्चिम वाला जो हिस्सा है, यह राजस्थान के मैदान में आएगा। अरावली के पश्चिम वाला हिस्सा राजस्थान के मैदान में आएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं। अगर हम राजस्थान देखें, राइट, तो अब आप फिजिकल देख के अंदाजा लगा सकते हो कि अरावली कहां है। अब अरावली के पश्चिम वाला भाग जो होगा वो आ जाएगा किसमें, मैदान में, और उसके भी कितने भाग हो जाएंगे, दो। थोड़ा ध्यान से देखो तो शायद वहां लिखा भी हो राजस्थान बागर, अरावली के जस्ट बगल में पश्चिम में राजस्थान बागर लिखा होगा, और उसके आगे चलने पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थोड़ा आगे चलोगे तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, है ना। तो ये आप ध्यान रखोगे। फिर अगर इसके बाद, बस अगर इसका पलटकर मैप देखो, अगर इसके बाद ऊपर चलोगे तो यहां मिल जाएगा पंजाब हरियाणा का मैदान। ऊपर पलटकर मैप देखो, पंजाब होगा, नीचे हरियाणा होगा, मिला पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा मिला पलटकर में कि नहीं, तो पंजाब हरियाणा पूरा, ये पंजाब हरियाणा मैदान है। यहां देखोगे तो यहां एक नदी होगी, इधर रावी, ध्यान से देखो, टच करके निकल जा रही होगी रावी। और जब इस तरफ देखोगे तो यहां से जा रही होंगी यमुना, पूर्व की तरफ जाओ, हरियाणा के पूर्व की तरफ यमुना, रावी से यमुना के बीच, राइट। और फिर ये पूरा जो हिस्सा जाएगा, ये पूरा होगा गंगा का मैदान, गंगा और उसकी सहायिकाएं, और इधर से आ जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब कौन सा जानवर लग रहा है ये नहीं पता, पर अभी अभी नामीबिया से मंगाया है ना, एक मेले की तरह दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा है ये हिस्सा। तो ये है यहां पर राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान, और यहां से आ रही है गंगा जी, और यहां पर यमुना जी, और फिर इधर से नदियां आना शुरू होती हैं। रामगंगा ऊपर से आएंगी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, इसके बाद कोसी, महानंदा, राइट। इधर से आकर के सोन, और ये पूरा यहां पर गंगा के मैदान का क्या हो जाएगा, निर्माण, राइट। आगे देखेंगे, और इधर से आ जाती है ब्रह्मपुत्र, फिर नीचे की तरफ जाकर के गंगा से मिलेगी। तो ये पूरा जो जोन है, यह नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से क्या है, निर्मित।
तो प्रादेशिक रूप में देखेंगे तो यहां पर हमारे पास 4 पार्ट हैं इसके। राजस्थान का मैदान, उसके बाद पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर उसके बाद गंगा का मैदान, फिर उसके बाद यहां पर असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। राइट, ये सब मैप में आगे रख जाएंगे, थोड़ा इतनी बात पढ़ेंगे इसको कि पूरी तरह ये रख जाएंगे। तो जब ये मैदान हो गए तो उसके बाद नीचे की तरफ हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा वहां पर प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट देखो, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। यह भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा भूआकृतिक प्रदेश है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है। चालू करने वाले भाग गए आने तो हाँ, अगर हम इसे देखें तो प्रायद्वीपीय पठार को, ये थोड़ा बड़ा डिवीजन होगा, ध्यान रखना। प्रायद्वीपीय पठार को का जो मेजर डिवीजन है यहां पर पहले, तो हम पहले बोलते हैं इसको केंद्रीय उच्च भूमियां, सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमियां, सेंट्रल हाईलैंड। ये पठारों का पठार है प्रायद्वीपीय पठार। एक ही पठार कई पठार में कर गया है ना। जितनी भी पहाड़ियां दिखाई पड़ती हैं पूर्वी घाट को छोड़कर सब पठारों के अपर्दन का परिणाम है। ये पठारों का पठार कहलाता है, अभी पता चल जाएगा क्यों कहलाता है। केंद्रीय उच्च भूमियां, इसका 2 पार्ट हो जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी में यहां पर आएगा, उत्तरी में यहां पर आएगा मेवाड़ उच्च भूमि, या मेवाड़ का पठार भी लिख सकते हो, मेवाड़ उच्च भूमि। फिर मध्य भारत का पठार, मध्य भारत पठार। फिर मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार। मेवाड़ उच्च भूमि, मध्य भारत पठार, मालवा पठार और बुंदेलखंड पठार। जिसमें मालवा और बुंदेलखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी कैसा भी यहां प्रश्न आ सकता है। मेवाड़ उच्च भूमि या पठार कह लो, हाईलैंड लिखा जाता है, आप पठार कह सकते हो, सबको कोई दिक्कत नहीं। मेवाड़ उच्च भूमि या पठार, मध्य भारत पठार, मालवा पठार और बुंदेलखंड पठार। दक्षिणी के अंतर्गत जो आएगा वो आएगा यहां पर विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, भांडेर पठार, भांडेर पठार, ऐसे चला देना बच्चों, भांडेर पठार, विंध्यन कगार भूमि, भांडेर पठार। फिर विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी। तो ये उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमियां हैं और दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमियां हैं। मैप देखो, थोड़ा फिजिकल देखो, फिजिकल अरावली देखो, अरावली के पश्चिम में देख चुके हैं, पूर्व में देखो, देखते ही क्या मिला, मेवाड़, मेवाड़ प्लेटू मिला। मेवाड़ से थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे तो मालवा, मालवा से थोड़ा ऊपर की ओर देखोगे विकर्ण के रूप में तो बुंदेलखंड। मेवाड़ और मालवा के बीच में जो नहीं लिखा है वो है मध्य भारत का पठार, लिखा नहीं है वहां, लेकिन इनके बीच संरचना मिलती है मध्य भारत का पठार। तो अरावली के पूर्व में अगर देखोगे तो पहले मेवाड़ पठार, मेवाड़ से सटा हुआ मध्य भारत का पठार, उससे नीचे की तरफ मालवा का पठार और उससे ऊपर विकर्णता आप देखोगे तो आपको बुंदेलखंड का पठार दिखाई पड़ेगा। तीनों दिखेगी नहीं दिखे, चारों नहीं दिखे, देखने की जरूरत है, दिख गया ना। फिर मालवा के नीचे जाओगे तो विंध्यन स्कार्प लैंड लिखा होगा, जाओ देखो लंबाई में थोड़ा सा, विंध्यन स्कार्प लैंड, विंध्यन कगार। फिर नेक्स्ट उसके नीचे देखो शायद भांडेर प्लेटू लिखा होगा, दोनों कहीं भांडेर मिला, भांडेर के साथ लिखा होगा वहां पर विंध्यन रेंज, मिली कि नहीं, नहीं मिली, मिल गई, क्लियर हो। अब याद रखना, जैसे विंध्या चले ना, अब ये सतत पर्वत श्रेणी नहीं है, राइट, ब्रोकन है, और जहां टूटकर ढाल बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई है, राइट, नर्मदा घाटी में जहां ढाल बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई है वहां वो ब्लॉक पर्वत की तरह है, उसी को हम विंध्यन कगार कहते हैं, राइट। और जहां इस तरह सीधी कगार नहीं है, विंध्यन रेंज है। थोड़ा ध्यान दोगे तो आगे कैमूर भी लिखा होगा कहीं, कैमूर इसी का विस्तार, बिहार की तरफ, पता होना चाहिए बिहार की तरफ, तभी उधर देखो, है ना, मिला नहीं मिला, राइट। तो आपको अच्छे से बताना चाहिए कौन उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमियां है, कौन दक्षिणी केंद्रीय। दक्षिणी केंद्रीय में 3 आ जाएंगी, विंध्यन प्लस भांडेर, राइट। भांडेर पठार भी ना विंध्यन का ब्रोकन पार्ट है, विंध्यन का यह ब्रोकन पार्ट है, ठीक है। विंध्यन कभी बहुत दूर तक थी, लेकिन अब टूट फूट के बेचारी बराबर हो गई है, यहाँ तक थी। तो कई पहाड़ियां जो आपको यहाँ ऐसे जाती दिखाई पड़ेंगी और टूट गई होंगी, तो वो भी विंध्यन का ही पार्ट थी, अब इधर ब्रेक हो गई। हाँ, क्या नहीं चाह रहा है, तो वो देखो पैनल हट के बताने वाला होता है वहां देखो पैनल नीचे आ रहा है, कुछ देखो, पैनिक मत हो, पैनिक मत हो, आ रहा है, वो भी गिर रहा है क्या, पहले शांत हो जाओ सब, आवाज से भी गिर जाएगा इतना बोलोगे तो, पहले उसे आप देखो कैसे किया जाए। कोई भी समस्या हो तो पहली शर्त है धैर्य रखना। शांत हो जाइए, चलिए स्टार्ट किया जाए। स्थिति नियंत्रण में, लिखाने वाली बात को दोहरा दिया कीजिए, छूट जाता है बहुत सा, फिर बोलता हूं क्या, तो मैं दोहरा दूंगा। तो वो जातीयता होती है, एथनिक ग्रुप, एथनिक भूगर्भिक संरचना से संबंधित करा देंगे। चलो, तो ये सर से पूछिएगा, सीमा निर्धारित करता है, तो वो सीमा क्या हो गई, मास्टर साहब सादर प्रणाम। यूपी का पूर्वांचल दूसरा, यहाँ पूर्वांचल जो पूर्व में स्थित है, पूर्वांचल यूपी के पूर्व का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ केंद्रीय उच्च भूमियां ये हो गई। फिर इसके बाद पूर्वी पठार या पूर्वी उच्च भूमियां, पूर्वी पठार, बघेलखंड पठार, बघेलखंड पठार,
अंग्रेजों ने भारत का केंद्र नागपुर को माना था, महाराष्ट्र वाले नागपुर को, इसलिए उस क्षेत्र को कहा 0 माइल हाई, 0 मील उच्च। लेकिन यहाँ जो छोटा नागपुर है उसका संबंध महाराष्ट्र वाले नागपुर से नहीं है। यहाँ पर नागवंश में एक छुटिया नागवंश शासन करता था, उसके नाम पर है यह छोटा नागपुर। नेक्स्ट है यहाँ पर उड़ीसा उच्च भूमि, इसे गहजात पहाड़ियां भी कहते हैं। उड़ीसा उच्च भूमि इसे गहजात पहाड़ियां भी कहते हैं। फिर छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ पठार भी कह सकते हो, छत्तीसगढ़ बेसिन, बीच में इसके महानदी फ्लो करती है, उसके आधार पर है छत्तीसगढ़ बेसिन। फिर इसके बाद यहां पर है दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार, यह पूर्वी पठार या पूर्वी उच्च भूमियां, दंडकारण्य पठार। बघेलखंड जो है वह केंद्रीय उच्च भूमियों को पूर्वी उच्च भूमियों से अलग करता है, बघेलखंड। अब थोड़ा मैप देखो, मैप में बुंदेलखंड के बाद की तरफ आगे बढ़ो तो कहीं बघेलखंड मिलेगा, फिजिकल में देखना, फिजिकल में ढूंढो कहीं बघेलखंड मिलेगा। बघेलखंड के बाद मिला बघेलखंड, बघेलखंड के बाद छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड देखो पहले, फिर छोटा नागपुर पठार मिल गया। छोटा नागपुर पठार के नीचे देखोगे तो गहजात पहाड़ियां लिखी होंगी, गहजात पहाड़ियां, वही उड़ीसा उच्च भूमि है। और गहजात पहाड़ियों के नीचे देखोगे तो लिखा तो नहीं होगा, लेकिन वहां पर महानदी को ढूंढ सकते हो, महानदी। तो महानदी जैसे यह छत्तीसगढ़ है, यह छत्तीसगढ़ है, तो इधर पहाड़ी भाग है, इधर पठारी भाग है, और यहाँ धमतरी में सिहावा के पास से महानदी निकलती है। तो छत्तीसगढ़ का जो यह पठारी भाग है यह छत्तीसगढ़ बेसिन कहलाता है, छत्तीसगढ़ बेसिन या छत्तीसगढ़ का पठार कह सकते हो। तो इधर गहजात पहाड़ियां और छत्तीसगढ़ का यह पठार है। मैप में ढंग से नहीं दिया होता है ये हिस्सा। फिर उसी में देखोगे तो आगे ऐसे लिखा होगा दंडकारण्य, नीचे देखोगे फिजिकल में ही नीचे देखोगे तो लिखा होगा दंडकारण्य, नीचे ढूंढो दंडकारण्य प्लेटू मिल गया। ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, बघेलखंड, सॉरी ये वाला क्षेत्र हो गया पूर्वी पठार। और देखोगे बघेलखंड अलग कर रहा है किससे, केंद्रीय उच्च भूमियों को पूर्वी उच्च भूमियों से। ये क्लियर हुआ पूरा इलाका, ये इलाका क्लियर रहना चाहिए। आगे चलते हैं। अब एक बात यहाँ पे थोड़ी सी देख लें कि जब भारत कुछ ऐसे चल रहा था इस तरह से, और जब यह हिमालय से टकराया तो कुछ यहाँ पे गतिविधियां हुई, इम्बैलेंस हुआ। तो इस इम्बैलेंस के क्रम में यहाँ पर दो जगह इस तरह से दरार का निर्माण हुआ, और इस दरार के सहारे ये वाला क्षेत्र नीचे धंस गया। जैसे मान लो इस पूरे एरिया को मैं ले रहा हूँ, यहाँ ये पूरा एरिया हो, अभी लिखना मत, बस समझो, इसको आगे हम समझा देंगे, लिखा देंगे। इधर ये छोटा नागपुर पठार का भाग था, और यहाँ पर राजमहल पहाड़ी थी, और यह मेघालय वाला पार्ट था, यहाँ पर गारो पहाड़ी थी, गारो, और दोनों ऐसे जुड़े हुए थे, दोनों ऐसे जुड़े हुए थे। हिमालय निर्माण के क्रम में यहाँ पर दरार का क्या हुआ, निर्माण। जब दरार का निर्माण हुआ तो यहाँ का यह क्षेत्र ऐसे नीचे धंस गया, और जब ये क्षेत्र नीचे धंस गया, ये राजमहल और गारो यहाँ, और जो यहाँ नदियाँ बह रही थी उनकी दिशा एकाएक क्या हो गई, चेंज हो गई। और जब उनकी दिशा चेंज हो गई, जिसे कहते हैं दिक् परिवर्तन, तो उन्होंने यहाँ पर सेडिमेंट क्या कर दिया, भर दिया, अवसाद ला के भर दिया। तो आज अगर हम देखें तो राजमहल और गारो के बीच नदियों द्वारा लाया गया अवसाद है। थोड़ा राजमहल की लोकेशन देखो, फिर गारो को देखो जाके मेघालय में, दोनों के बीच हरा हरा होगा, है ना। ये लग रहा है जैसे मैदान का भाग है, लेकिन यहाँ फावड़ा लेकर सारी मिट्टी निकाल दो तो नीचे आत्माएं जुड़ी हुई मिलेंगी, है ना, बिल्कुल कनेक्टेड है, सेम रॉक्स है वहां पर, सेम रॉक्स हैं, राइट। यह जो संरचना राजमहल को गारो से अलग करती है उसे राजमहल गारो गैप कहा जाता है। बांग्लादेश में इसको ही क्या कहते हैं, मालदा गैप। इसलिए जो आपको यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, रेंगमा, मिकिर, ये जो पहाड़ियां दिखाई पड़ती हैं, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये मेघालय पठार का भाग है। और मेघालय पठार किसका भाग है, छोटा नागपुर का भाग है, जो वर्तमान में राजमहल गारो गैप द्वारा क्या हो गया है, पृथक हो गया है या अलग हो गया है, राइट। ये दोनों एक हैं, वही कुंभ के मेले में बिछड़े हुए ना। इसको लिख सकते हो नेक्स्ट, मेघालय या शिलांग का पठार, मेघालय या शिलांग का पठार। और इसके अंतर्गत वही है गारो, खासी, जयंतिया, गारो, ये सब जनजातियां हैं यहाँ भी, गारो, खासी, जयंतिया, रेंगमा, मिकिर, करबी आंगलांग, करबी आंगलांग। मैप में करबी आंगलांग नहीं दिया हुआ, दुखी मत होना, वो मिकिर का विस्तार है। मेघालय या शिलांग पठार, गारो, खासी, जयंतिया, रेंगमा, मिकिर और करबी आंगलांग। और ये अलग होती है किसके द्वारा, अलग होती है राजमहल गारो गैप। हो गया। फिर आप नेक्स्ट पे ले जा सकते हो, यहां पर आ सकता है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू। दक्कन के पठार को दो भागों में बांट सकते हो, उत्तरी दक्कन पठार और दक्षिणी दक्कन पठार, उत्तरी दक्कन पठार और दक्षिणी दक्कन पठार। उत्तरी दक्कन पठार में यहां पर आ जाएगा, यहां पर मिल सकते हैं सतपुड़ा और महाराष्ट्र का पठार, सतपुड़ा और महाराष्ट्र का पठार। फिर दक्षिणी में आ जाएगा कर्नाटक और तेलंगाना का पठार। तेलंगाना आंध्र दोनों बोलते हैं, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। मैं आपको यहाँ पी चटर्जी का क्लासिफिकेशन लिखा रहा हूं, कुछ लोग नॉर्मल कोई क्लासिफिकेशन लिखा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन पॉसिबल है, लेकिन बताने वाली चीज सेम होगी कहीं भी। उत्तरी और दक्षिणी, सतपुड़ा, महाराष्ट्र पठार, फिर तेलंगाना, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र पठार। कर्नाटक में ही मिलेगा हमको मैसूरू का पठार, बंगलुरु का पठार, राइट, ये हो जाएगा। फिर इसी में हम चाहे तो अलग से लिख सकते हैं, लिखेंगे नहीं, तमिलनाडु उच्च भूमि,
केरला उच्च भूमियां, उसको हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के सारे टैकल कर लेंगे, राइट। कोयम्बटूर का पठार, इस तरह के यहाँ बहुत सारे मिलते हैं, कोचीन, कोयम्बटूर, बहुत सारी चीज मिलती हैं, उसको नहीं लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हाँ प्लीज ऐसे चला दो भाई प्लीज। फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। फिर यहाँ पे आ जाएगा पश्चिमी घाट या सह्याद्री। इसको चाहे तो दो पार्ट में बांट सकते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। सह्याद्री 3 पार्ट में बटेगा, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। हाँ, अभी तटीय मैदान वो लिखना पड़ेगा बस, केवल अप्लाई को यहां पे खत्म, ये पठारी भाग यहां खत्म नहीं दिया होगा, वो मित्र के साथ देख लो, आगे निकाल। हाँ ठीक ठीक, याद दिलाया आपने, ये हो गया। अब थोड़ा इसे ध्यान दो, अच्छा इसको पीछे तक मित्र, ये हो गया, बताए। अब देखो इस पूरी चीज को समझो, फिर इसको मैप में देख लें। अगर हम यहां से देखें, अरावली तक आते हैं, अरावली से फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे, तो यहां पर हो गया ये पश्चिमी घाट। अब थोड़ा मैप में देखो, कहीं पश्चिमी घाट लिखा है, वेस्टर्न घाट दिखाई पड़ा ना, जब हम लिखेंगे तो देखेंगे घाट क्यों। फिर इधर से आ रहा था पूर्वी घाट और वो यहां कहीं आके मिल गया, ऐसे नहीं आता जितना गंदा हमने मिलाया है, मतलब मान लो समझ, ये इधर आ जाएगा। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार की जो पश्चिमी सीमा है पश्चिमी घाट द्वारा, जो पूर्वी सीमा है वो पूर्वी घाट, और यहां भी कुछ टूटी फूटी पहाड़ियां आगे चलती हैं। और इसका जो यहां पर जो इसकी सीमा है उत्तर में देखा जाए तो अरावली, और इधर जो सीमा इसकी आती है वो है राजमहल पहाड़ियां। क्या है? राजमहल पहाड़ियां। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो यह एक उल्टे त्रिभुज की तरह हमको दिखाई पड़ता है, मोटे तौर पर, राइट, कटा है कई जगह, लेकिन फिर भी एक उल्टे त्रिभुज की तरह दिखाई पड़ता है, जिसका आधार उत्तर की तरफ है और आधार के जो दोनों शीर्ष पश्चिम और पूर्व में है, क्रमशः अरावली और राजमहल द्वारा बनता है, और इसका शीर्ष कन्याकुमारी है, तो नीलगिरी पर ही, राइट, लेकिन ये एक्सटेंडेड है आगे तक, कुछ पहाड़ियां टूटी हुई आगे चलेंगी, जो हम लिखेंगे तो देखेंगे। तो यहां पर इसका ये कन्याकुमारी, और यहां का जो रॉक सिस्टम है, अब आपको याद रखना पड़ेगा, रॉक सिस्टम जो कुछ टर्शियरी के पहले है सब यहाँ है, आर्कियन भी है, राइट, हम लोग बात करें धारवाड़ भी है, कुडप्पा भी है, विंध्यन भी है, गोंडवाना भी है, डेक्कन ट्रैप है। फिर जब हम इसके बाद इधर मैदान में आएंगे तब हम उधर तृतीय चतुर्थक ले लेंगे, कौन? तटीय मैदान में। लेकिन यहाँ ये मेजर है, यद्यपि नीलगिरी पर कुछ टर्शियरी मिलते हैं, उसके नीचे हम वहीं पे बात करेंगे जहां जरूरत है, नहीं तो इतने रॉक सिस्टम इसके साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। और सोचो जब इतने रॉक सिस्टम जुड़े हैं तो अधिकांश खनिज कहां से मिल रहे होंगे? यहीं से। क्वेश्चन बनता है मैदान के बारे में कि मैदानों में धात्विक खनिजों की प्राय कमी है, किंतु इसके बाद भी यह भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है, विरोधाभास की व्याख्या कीजिए, राइट। फिर आपको वहां की विशेषता देखकर बतानी होगी क्या क्या कारण है कि वहां ज्यादा जनसंख्या है, और क्या कारण है यहाँ इतना कुछ होते हुए भी जनसंख्या ज्यादा नहीं, उसकी तुलना में नहीं है, राइट। तो जनसंख्या ज्यादा केवल खनिज से नहीं होती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको ये क्लियर है, तो हम चीजें इसकी बाकी पकड़ लेंगे। तो ये वाला इलाका समझ में आ गया। फिर चलते हैं इसके बाद तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब बस फाइनल आ रहा है ये वाला, द्वीप या द्वीप समूह, तटीय मैदान 2 हो जाएंगे, पश्चिमी और पूर्वी। आप पहले पूर्वी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पश्चिमी और पूर्वी। जो पश्चिमी तटीय मैदान होगा वो डिवाइड होगा कच्छ का तटीय मैदान, काठियावाड़ का तटीय मैदान, गुजरात का तटीय मैदान, कोंकण का तटीय मैदान, कन्नड़ या कनारा का तटीय मैदान, कन्नड़ या कनारा का तटीय मैदान, और मालाबार का तटीय मैदान। कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान, गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, कन्नड़ या कनारा और मालाबार, ये तटीय मैदान है। यहां कच्छ, काठियावाड़, गुजरात, कोंकण, कनारा, मालाबार, आगे सब लिखा देंगे, मतलब ये हमें क्रम पता हो तो समझना आसान हो जाएगा। फिर पूर्वी तटीय मैदान यहां पर 2 तरीके से डिवाइड होते हैं। एक तरीका तो हम डिवाइड कर सकते हैं यहां पर संपूर्ण क्षेत्र के आधार पर या तटीय विशेषता के आधार पर, तो ये 2 हो जाते हैं। एक हो जाता है यहां पर कोरोमंडल, और एक कुछ लोग कहते हैं काकीनाड़ा भी कहते हैं, काकीनाड़ा, लेकिन हम यहां उत्तरी सरकार लिखेंगे क्योंकि यही ज्यादा फेमस है। लेकिन काकीनाड़ा जब हम लिखेंगे तो बता देंगे कि यहां पर काकीनाड़ा टर्म भी आता है, काकीनाड़ा तट, लेकिन आप 2 लिखिए, कोरोमंडल उत्तरी सरकार, चाहे तो आप ब्रैकेट में काकीनाड़ा लिख सकते हैं। अगर मैं इसको बताने में भूलूं तो आप मुझे टोक सकते हैं, वैसे भूलूंगा क्यों। कोरोमंडल उत्तरी सरकार, बहुत सारी ऐसी शब्दावलियां हैं ना जो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, जो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन कहीं कहीं भूले भटके कुछ भी याद हो जाए पता नहीं। तटीय विशेषता, और दूसरा क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भी डिवीजन होता है। जैसे डिवीजन होगा यहां पर उत्कल का मैदान मतलब उड़ीसा, आंध्र का मैदान, तमिलनाडु का मैदान, तमिलनाडु और पुडुचेरी या तमिलनाडु का मैदान, बंग का भी मैदान लिख सकते हो, लेकिन पश्चिम बंगाल का अधिकांश भाग डेल्टा जोन में है, तो उसे डेल्टा जोन में बात कर लेते हैं। फिर द्वीप समूह 2 हो जाएंगे, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। अब जो द्वीप होते हैं 2 तरीके से होते हैं, एक जो तट के पास है और जो तट से दूर है। जो तट के पास है, तट से दूर है, तो उनको वहीं पे हम लिखा लेंगे। यहां अभी केवल हम जो महत्वपूर्ण है उनको लिखा देते हैं, जैसे लक्षद्वीप, इसमें और भी द्वीप हैं, जैसे अलिया बेट, खदिया बेट, ये सब द्वीप ही हैं।
हेयर द्वीप, लक्षद्वीप, और यहां पर हो गया अंडमान निकोबार। इधर भी कुछ तट के पास द्वीप हैं जिसमें बहुत फेमस है यहां पर श्रीहरिकोटा, गंगा सागर, सारे तीर्थ बार गंगा सागर एक बार, है ना, ये सब बड़े फेमस द्वीप हैं, द्वीपीय क्षेत्र हैं, उनको जब लिखाएंगे तो हम बात करेंगे। हाँ हाँ बेटा, ये हो गया। ये क्लासिफिकेशन हमने ये क्यों कहा, इसलिए किया है कि आप मैप देखकर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल क्लियर रहे कौन सी चीज कहां है। इतना क्लियर होगे तो कई चीजें हमें आगे समझने में बड़ा आसानी हो जाएगी। जब हम पढ़ लेंगे तो हमको पता होगा कौन सा लावा पठार है। जैसे इस पठार को हम दो भाग में बांट सकते हैं ना, एक पठार जो बहुत पुरानी आर्कियन चट्टानों से निर्मित है, और एक पठार ऐसा होगा जिसमें बाद में लावा उद्गार हो गया, वो लावा प्लेटू जोन होगा। जैसे महाराष्ट्र का पठार लावा प्लेटू जोन, कर्नाटक का एक पठार लावा प्लेटू जोन, मालवा का एक पठार लावा प्लेटू जोन, राइट। जो लावा वाले होंगे उनकी विशेषता थोड़ी क्या होंगी, अलग हो जाएंगी, वहां के रिसोर्सेज, वहां की सॉइल थोड़ी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, राइट। तो हमें उसे वहां पे देखना पड़ेगा। देखो तीन टर्म है, जैसे दक्कन का पठार और इसके बाद टर्म है दक्कन ट्रैप। तो मेजर चीज, कई लोग बोल देते हैं प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन का पठार बोल देते हैं, लेकिन आप ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यह जो दक्कन उत्कन का विभाजन है, यह ऐतिहासिक क्रम में विभाजन है। मैंने आपको पहले बताया शायद कहीं, हिमालय से लेकर विंध्यन तक उत्तरापथ है या उत्तर भारत है, विंध्यन से लेकर आंध्रा तक ये दक्कन है। याद करो, यहीं पे आपने सातवाहन पढ़ी होगी, सातवाहन कल्चर आप यहीं पे पढ़ोगे, दक्कन में, आपसे दक्षिण में नहीं पढ़ोगे, राइट। और जब इसके बाद आंध्रा ये कृष्णा रिवर के उपरांत, ये कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर के उपरांत जैसे जाओगे, इसको हम बोलते रहे हैं तमिल हम, यहीं पर आप संगम साहित्य पढ़ोगे, तमिल हम, या इसे कहते हैं धुर दक्षिण, या इसे कहते हैं सुदूर दक्षिण। यही चोल चेर पांड्य सप्तपुत्र पढ़ेंगे आप, धुर दक्षिण या सुदूर दक्षिण। चोलों के नाम से ही कोरोमंडल आया है। कोरोमंडल पहले चोल मंडलम था। चोलों ने बंगाल की खाड़ी को अपनी झील बना रखा था, जब मन करता था तैर के चले आते। इनके जलयान यहां से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया तक गए, और श्रीलंका की मतलब हालत खराब कर दी थी उन्होंने, इतनी बार लुटा मारा पूरे वाले क्षेत्र को, मतलब हालत खराब थी उसकी, राइट। साउथ एशिया तक गई, पूरी उनकी झील थी, इसी के नाम पर पड़ गया चोल मंडलम। फिर जब बाहरी आए अंग्रेज आए, बोली नहीं पाए चोल मंडलम, करते करते कोरोमंडल हो गया। ये चोल मंडलम का बिगड़ा हुआ नाम है कोरोमंडल। ये चोलों का जोन था, ये पूरा शानदार शासक, दैट टाइप के बिल्कुल, है ना। इनकी एक फिल्म आने वाली है, मणिरत्नम ने डायरेक्ट की है, जब मौका मिले रिलीज हो देखना, है ना। अब ये दक्कन है, तो प्लेटू यही बना है, प्लेटू यही बना है, जो लावा वाला, लावा वाला तो दक्कन ट्रैप। जितने दक्कन के जितने क्षेत्र में लावा की सीढ़ीदार संरचना है, वो दक्कन ट्रैप है। और दक्कन का पठार कहा जाए तो आपके पास दक्कन का पठार सतपुड़ा से स्टार्ट है, सतपुड़ा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, ये दक्कन का प्लेटू है। तो दक्कन का प्लेटू एक बड़ा डिवीजन है। तो सबसे बड़ा डिवीजन है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में भी पठार है कौन सा, दक्कन का पठार, और दक्कन पठार में भी कौन सा है, दक्कन ट्रैप। यह है पठारों का पठार, राइट ना, कटोरे के ऊपर कटोरा है, तो उसी तरह ये पठार में पठार, इसीलिए हम इसको पठारों का पठार कहते हैं। फाइनल ऊपर से देख ले एक बार, फिर लिखना शुरू करें। चलो किसके वाला मैं पहला वाला जो था शुरू करो, ऊपर से देखना शुरू करो। कराकोरम, बिल्कुल ऊपर चलो, दोनों तेज करो आंखें। कराकोरम, लद्दाख, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जास्कर, ग्रेट हिमालय, बिल्कुल फैला होगा जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, मिल गया। तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, क्लियर। फिर उसके ग्रेट हिमालय के दक्षिण में होगा मध्य हिमालय, लेकिन नहीं दिया होगा, वहां पीर पंजाल लिखा होगा, है ना। मध्य हिमालय ब्रोकन, ब्रोकन है, तो पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत, ये इस तरह से है। तो जो पीर पंजाल है ना, वो मध्य हिमालय वाला क्षेत्र है, याद रखना। तो ग्रेट हिमालय के बाद पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद होगा शिवालिक, मतलब वही उसी का विस्तार है। जैसे पीर पंजाल होगा, फिर धौलाधर होगा, आगे नहीं दिया होगा, नागटिबा आती है, आगे महाभारत, फिर उसके बाद आती है डोक्या, फिर आती है ब्लैक माउंटेन, लेकिन दिया तो ही होगा, दिया होगा कौन सा, पीर पंजाल और धौलाधर। देखो यहां पर कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ये आती है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर यहां पे आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का सबसे लंबा भाग पीर पंजाल है। पीर पंजाल के बाद धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, फिर आती है यहां पर नागटिबा उत्तराखंड में, फिर आती है यहां पर महाभारत नेपाल में, फिर आती है यहां पर डोक्या सिक्किम में, फिर आती है यहां पर ब्लैक माउंटेन भूटान में। तो ये मध्य हिमालय है, ब्रोकन है, ब्रोकन। और फिर उसके बाद नीचे आती है कौन सी, शिवालिक। और शिवालिक को ध्यान से देखना, शिवालिक चलेगी और आगे कहीं पर एक नदी आएगी, कोसी या सुन कोसी, उसी में जाके मध्य हिमालय में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, आगे जाके मिल जाती। तो अगर हम हिमालय देखेंगे, फाइनली रिवाइज करो, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। पीर पंजाल से क्या बोलोगे दिमाग में, मिडिल हिमालय, राइट। और इसके बाद यहां जो यह मुड़ जाती है, यह पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं जो आगे ऐसे मुड़ गई हैं। वहां पर आप देख सकते हो पट्टाईपुर, नागा, मणिपुर, बरेल, मिजो, जो भी थी हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और पूर्वांचल की पहाड़ियां, ठीक है। फिर नीचे यहां पर मैदान है, वो हमने देख लिए हैं। फिर उसके बाद नीचे यहां पर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और बीच में सारे प्लेटू, ठीक है। फिर इधर तटीय मैदान, इधर तटीय मैदान और फिर द्वीप समूह, क्लियर। अब हेडिंग लिखो, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसमें लिखिए, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हिमालय, हिमालय पर्वत प्रदेश को, हिमालय पर्वत प्रदेश को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। यह युवा वलित पर्वत श्रेणी है, यह युवा वलित पर्वत श्रेणी है, जिसकी उत्पत्ति की व्याख्या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत द्वारा की जा सकती है, सिद्धांत द्वारा की जा सकती है या की जाती है, की जाती है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार
प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार अनुसार हिमालय की उत्पत्ति महाद्वीपीय डैश महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण का परिणाम है। प्लेट अभिसरण का परिणाम है। अब पहले बात समझो, यहां पर फिर आगे बढ़े। हम लोग जो प्लेट टेक्टोनिक्स थी उसे रिकॉल करो। यहां पर हमारे पास ध्यान दो, इंडियन प्लेट, राइट। इंडियन प्लेट के आगे वाले भाग पर टेथिस सागर है। इसके नीचे हमारे पास ओशियानिक क्रस्ट या ओशियानिक प्लेट है, और इधर हमारे पास ये एशिया या यूरेशिया की प्लेट है। ठीक, तो यहां पर अगर हम मोटे तौर पे देखें तो हमारे पास यहां पर यह इंडियन प्लेट, ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड सी फील होती है। इसी के हिसाब से आगे हम समझेंगे। थोड़ा समझाने के लिए प्लेट थोड़ा सा लंबी हुई है, जिससे कि एक आइडिया आपके दिमाग में बना रहे। और दूसरी तरफ यहां पर यूरेशियाई प्लेट है। तो ये इंडियन प्लेट और ये यूरेशियाई प्लेट। और यहां पर अब देखो, मैं यहां पे पहले पानी भर दूं फिर बात करूं आपसे। अब चूंकि आप ओशनोग्राफी भी पढ़ चुके हो तो समझना आसान है। अब जब हम यहां चलेंगे तो हमें मंग तट मिलेगा, मंग ढाल मिलेगा और महाद्वीपीय उभार मिलेगा। और जहां तक ये सब मिलेगा वो क्षेत्र किसका है? महाद्वीपीय। वह भारत के प्रायद्वीपीय भाग का है, राइट। यहां से अगर हम मोटे तौर पर अंदाजा लगा लें कि ये हमारी, यहां से हमारी टेथिस सागर की प्लेट क्या है, स्टार्ट होती है। ठीक है, ये टेथिस सागर की प्लेट है। जो हमारे पास वास्तविक स्थिति है वो ये है कि यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, इसके ऊपर अरावली है और यहाँ पर सिलांग प्लेटू है, और बीच में क्या है? टेथिस सागर। यूरेशियन प्लेट ऐसे जा रही है और भारतीय प्लेट ऐसे जा रही है। वास्तविकता ये है। लेकिन जब प्लेट टेक्टोनिक्स में शो करते हैं तो इन दोनों को क्या शो कर रहे होते हैं कि ये आमने सामने, पर ये बिल्कुल आमने सामने नहीं है। भारतीय प्लेट जाकर इससे क्या होने वाली है? टकराने वाली है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो, कॉन्टिनेंटल कोलिजन का पहला पार्ट ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल कोलिजन होगा। हम उसे कॉन्टिनेंटल का ही पार्ट मानेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अफ्रीका अभी यूरेशिया की तरफ जा रहा है, राइट, यूरोप की तरफ, और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर की प्लेट यूरेशियन प्लेट में जा रही है। देखो, जो बीच वाले महासागर की प्लेट है वो किधर भी जा सकती है, वो दोनों के नीचे जा सकती है, बीच में ब्रेक होकर दोनों में जा सकती है। वो डिपेंड करता है वहां कैसी कंडीशन है। भारत वाले में यही कंडीशन थी कि टेथिस सागर प्लेट, हम इसे टेथिस सागर प्लेट कर दें। टेथिस सागर प्लेट इस तरफ जा रही थी और लगता है जैसे भारत की प्लेट टेथिस सागर वाली प्लेट के ऊपर बैठी हुई थी। जैसे मान लो कोई कुत्ता जा रहा है, मक्खी बैठी मान लो, तो कुत्ता जाएगा, मक्खी पे क्या है, कोई दिक्कत नहीं, उसको फ्री की मेट्रो मिली हुई है ना। तो उसी तरह यहां पर इस वाली प्लेट पर भारतीय प्लेट क्या है? बैठी। और जब ये चलेगी तो भारतीय प्लेट अपने आप क्या है? आगे खिसकेगी। और दूसरी कंडीशन यह है कि अगर हम इंडिया की कंडीशन यहां पर देखें तो जब इंडिया गोंडवाना लैंड से ब्रेक हुआ तो यहां पर दरारों का क्या हुआ? निर्माण, तभी तो ब्रेक हुआ होगा। अब कल्पना करो, इन दरारों से मैग्मा बाहर आया होगा और उस मैग्मा के कारण यहां पर इस पर रिज पुश लगा होगा। रिज पुश, राइट। जब यह रिज पुश होगा तो इस रिज पुश के साथ यहां पर ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा, तो वहां क्या होगा? स्लैब पुल। तो कन्वेक्शन करंट को सोचने के साथ आपको यह सोचना होगा कि जब भारतीय प्लेट चली है, गोंडवाना लैंड ब्रेक हुआ है, दरारें बनी है, तो वहां से मैग्मा अपवेल हुआ होगा। वह मैग्मा कटक का निर्माण करता है। भारत के ठीक साउथ की तरफ हमें कटक मिलता है, तो वहां से जो मैग्मा अपवेल होता है वह भारतीय प्लेट को धक्का देता है। कन्वेक्शन प्लेट और रिज पुश, और इसके साथ ये हिस्सा क्या होता है? आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और जब सामने टक्कर होती है तो पहले टेथिस सागर की प्लेट क्या है? नीचे जाएगी। लेकिन उसके पहले यहां क्या हुआ होगा? यहां पर टेथिस सागर की नदियां होंगी, सॉरी यूरेशियाई प्लेट की नदियां होंगी, और यहां प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां होंगी। उन्होंने यहां क्या किया होगा? सेडिमेंट इकट्ठा किए होंगे। अब यह भी ध्यान रखना कि ढाल पे बहुत ज्यादा सेडिमेंट नहीं होगा। कहां पे होंगे? या तो मंग तट, या तो उत्थान वाले क्षेत्र में, या तो उत्थान वाले क्षेत्र में। सेम चीज यहां हुई होगी, यहां सेडिमेंट इकट्ठा हुए होंगे, इधर से लाकर सेडिमेंट। तो टेथिस सागर पे यही सारे सेडिमेंट क्या हो रहे हैं? पहुंच रहे हैं। और इसके अपने प्लेट के कुछ सेडिमेंट यहां पर मौजूद होंगे, राइट। उस समय यहां कोई जीव जंतु होंगे, जो कुछ होगा, राइट। क्योंकि यह टक्कर या यह जो प्रक्रिया जो भारतीय प्लेट के आगे चलने की प्रक्रिया है, यह स्टार्ट तो जुरासिक में हो चुकी है ना। तो जुरासिक से ही यह प्लेट इसके साथ नीचे जाने की क्या करेगी? कोशिश करेगी। और यह प्रक्रिया संपन्न होती है जुरासिक के बाद। देख लें तो क्रिटेशियस, उसके बाद पैलियोसीन और इयोसीन। क्रिटेशियस में, पैलियोसीन में और इयोसीन में गति करती हुई टेथिस प्लेट क्या हुई? अंदर गई। जब टेथिस प्लेट अंदर गई तो टेथिस के सेडिमेंट प्लस ये सेडिमेंट, इसमें दबाव पड़ा, और इस पे दबाव पड़ने से यह दो बार में जो प्रक्रिया संपन्न हुई, इस पर दबाव पड़ने से पहले यहां काराकोरम का निर्माण हुआ और फिर यहां पर लद्दाख श्रेणी का निर्माण हुआ। ये जो टेथिस सागर में यहां जो सेडिमेंट थे, तो जो पहला राउंड होगा उस पहले राउंड में यहां पर यह भारतीय प्लेट है ये वाली, और इसके साथ यहां पर जो टेथिस सागर प्लेट थी वो टेथिस सागर प्लेट क्या हुई? नीचे चली गई, और यहां पर इस वाली जगह पर यूरेशियाई प्लेट यहां तक आ गई। इनके बीच दूरी क्या हो गई? कम हो गई। जब यह प्लेट नीचे गई तो यहां पर वलित पर्वतों का क्या हुआ? निर्माण, और प्लस यह प्लेट पिघली होगी, और यह प्लेट जब पिघली होगी तो यहां पर इसने ज्वालामुखी उद्गार किए होंगे। केटू ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है। केटू में ज्वालामुखी के 7 साक्ष्य मिल जाते हैं। तो एक ऐसा समय रहा होगा जब टेथिस सागर की प्लेट जा रही होगी, तो जो यहां ट्रांस हिमालय की आप जो अभी 2 श्रेणियां देख रहे हैं, यहां पर ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं। लेकिन विद टाइम यह प्लेट कंज्यूम हो गई होगी, यह प्लेट पिघल गई होगी, यह प्लेट ऊपर से पड़ने वाले दबाव के अधीन यह प्लेट ब्रेक हो सकती है, और अगर यह प्लेट ब्रेक हुई तो यहां से यह हटी, इसका हिस्सा खत्म, और ये अब इधर से धक्का लगते हुए अब यह कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये कॉन्टिनेंटल टकराएंगे। और जब ये कॉन्टिनेंटल टकराएंगे तो अभी देखो जो सागर होता है वो कोई सागर की प्लेट तक नहीं माना जाता, वो कहां तक फैला हुआ है? मंग तक, राइट। तो अभी भी यहां पानी ही मौजूद है ना, क्योंकि इसका हिस्सा बचा भी था। तो अब यहां ये टक्कर होगी, जब ये टक्कर होगी तो ये सेडिमेंट वलित होंगे, और वलित होने पर यहां एक श्रेणी और आएगी, ये और पास आएगा, वो होगी जास्कर, राइट। अब यहां पर ये जास्कर आएगी।
जैसे ही जाकर ये आगे आएगी, ये वाली प्लेट इसके साथ यहां पर जुड़ जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, राइट। और यहां की जो नदियां बह रही थी, क्योंकि ऊंचा क्षेत्र है, नदियां युवा अवस्था में है, तो नदियां यहां कटाव करना शुरू कर देंगी, गहरा क्षेत्र पैदा करेंगी। तो जास्कर और ये लद्दाख के बीच में जहां पर भारतीय और यूरेशियाई प्लेट जुड़ गई है, उस क्षेत्र को कहा जाता है इंडस सांपो सचर जोन। हमने कहा था अगर दो महाद्वीप प्लेट जुड़ जाएंगी तो जुड़ने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? सचर जोन कहा जाएगा। तो यहां अब सचर जोन का क्या होगा? निर्माण होगा। अब यहां सेडिमेंट वगैरह आते जाएंगे। अब जब अगली टक्कर होगी तो अब प्रायद्वीपीय प्लेट प्लस सेडिमेंट उठेंगे। अब जिसमें बनेगा कौन सा? महान हिमालय। महान हिमालय में सिर्फ तैतीस सागर के सेडिमेंट नहीं है, उसमें प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानों का वलन भी शामिल है, राइट। उसके ऊपर तैतीस सागर के अवसादों के पतली परत है, नीचे यहां से यह जुड़ा हुआ है, और फिर इसी क्रम में टक्कर होती रहती है, और फिर यहां पर मध्य हिमालय आता है। इसमें भी इसी का वलन है, प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानों का वलन है। अब जब ये दो बन गए हैं तो यहां नदियां डेवलप हुई हैं, नदियों ने इसके दक्षिण में अवसादों का क्या किया? जमाव किया। और जब अगली टक्कर हुई तो यहां पर शिवालिक का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब शिवालिक के दक्षिण में नदियों द्वारा अवसादों का जमाव जारी है, और यही जमाव वाला क्षेत्र वर्तमान में उत्तर का विशाल मैदान है। मैं समझ रहा हूं, कुछ नहीं समझ में आया? लेकिन एक डायग्राम देखें, यहां से पकड़ने की कोशिश करो, यहां से पकड़ने की कोशिश करो, आगे और डायग्राम देख लेंगे। यहां पर पहला सबडक्शन ओशियानिक क्रस्ट, और यहां देखो ज्वालामुखी उद्गार चल रहे हैं, ज्वालामुखी उद्गार चल रहे हैं। फिर प्लेट जुड़ती गई हैं, और जहां पे जुड़ी है वहां पे क्या है? सचर। अब देखो क्या है, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो नीचे नहीं जाएगी, ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, इसी के साथ रहेगी। और जब दो चीज टकराने कोई नीचे नहीं जाता है तो इसमें ऊपर की तरफ धक्का लगता है, ऊपर की तरफ। इसलिए ये वाली पूरा क्षेत्र क्या है? ऊपर उठने की क्या करता है? कोशिश करता है, राइट। तो यहां जब कॉन्टिनेंटल जुड़ गई तब टक्कर बहुत भयानक है। अगर एक कमजोर और एक मजबूत है तो रेस और युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, कुश्ती जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों बराबर के हैं, फिल्म में देखो अगर हीरो खलनायक को मारता है तो 2-4 मिनट 5 मिनट खत्म। लेकिन अगर दो बराबर हीरो लड़ रहे हैं, मान लो शाहरुख खान और मान लो अगर यहाँ आमिर खान, दोनों एक साथ फाइट करनी है, तो दो वो मारेगा तो दो वो मारेगा, नहीं, और लंबा युद्ध चलेगा, क्योंकि कोई भी डाउन नहीं होना चाहता। तो जब कॉन्टिनेंटल की टक्कर है ना, ये हाई एनर्जी कोलिजन है, इसमें जो भी दबाव वगैरह पड़ेंगे बहुत तेज पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से कोई भी नीचे नहीं जाएगा। जब कोई नीचे जाता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, और जब कोई नीचे नहीं जाता है तो वह एनर्जी वहीं पर कंप्रेशन क्या करती है? क्रिएट करती है, और ये हिस्सा ऊपर की तरफ क्या है? उठ रहा होता है। तो कॉन्टिनेंटल कोलिजन होने के कारण हिमालय की ऊंचाई किसी की तुलना में क्या है? ज्यादा है, राइट। अगर अफ्रीकी वाली टकराएगी यूरोप से, अफ्रीकी वाली टकराएगी जब यूरोप से, तब हिमालय के समतुल्य पर्वत का निर्माण हो सकता है, क्योंकि तब वहां दोनों में से कोई भी नीचे जाने को तैयार नहीं होंगी। एंडीज और रॉकीज हिमालय से ऊंची क्यों नहीं है? तो उसका उत्तर है कि वो कॉन्टिनेंटल कोलिजन नहीं है, क्योंकि ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल है, ओशियानिक नीचे जा रही है, सबडक्शन इजीली हो जाएगा, राइट। आज क्यों इतनी ऊंची नहीं है? क्योंकि उसमें भी पहले ओशियानिक ही नीचे गई है, तो ओशियानिक के जाने के प्रोसेस नहीं हो रहा है, राइट। जब अफ्रीका और यूरोप टकराएंगे, यूरेशियन प्लेट टकराएगी, या फिर जब टकराएगी तब यहाँ पर इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टक्कर के बराबर पर्वत का क्या होगा? निर्माण होगा, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी वाला कोलिजन होगा, राइट। तो इसलिए यह किसी अन्य की तुलना में क्या है? ज्यादा ऊंचा है, ठीक है ना। देखो इसमें आगे एक स्टेप से समझ लेंगे बारी बारी। कहां लिखा है? उसमें आगे लिखिए, हिमालय की उत्पत्ति की प्रक्रिया को, हिमालय की उत्पत्ति की प्रक्रिया को निम्नलिखित 4 चरणों में, चाहे तो 5 चरण भी कह सकते हैं, लेकिन 4 में समझा लेते हैं, तो निम्नलिखित 4 चरणों में स्पष्ट किया जा सकता है, निम्नलिखित 4 चरणों में स्पष्ट किया जा सकता है। देखो इसमें नंबर 1 प्रथम चरण, संक्षेप में ही लिखेंगे इसे। नंबर 1 प्रथम चरण। इस चरण में तैतीस सागर प्लेट यूरेशियाई प्लेट में छेपित होती है। 33 सागर के अवसादों, मतलब अवसाद होगा तो अवसादी चट्टानें, यहां 33 सागर के अवसादों और यूरेशियाई प्लेट की चट्टानों के वलन से, वलन किसी भी प्रकार की चट्टान का हो सकता है, के वलन से क्रिटेशियस डैश इयोसीन युग में कराकोरम और लद्दाख श्रेणियों का निर्माण हुआ। कराकोरम और लद्दाख श्रेणियों का निर्माण हुआ।
अभी टेथिस प्लेट तो गई है, लेकिन टेथिस सागर अभी क्लोज नहीं हुआ है। अब इसके बाद जो भी बनेगा वो एक्चुअली इंडियन प्लेट पे बनेगा। अब जो भी हिमालय बनेगा वो इंडियन प्लेट पे बनेगा, चाहे जास्कर बने, चाहे ग्रेट हिमालय, चाहे मिडिल हिमालय, चाहे शिवालिक, दो ही गए हैं उस पे, काराकोरम और लद्दाख। लिख लेते हैं फिर ना, ये हो गया। अब एक बात और समझो, ये वाली बात तो क्लियर है ना कि टेथिस सागर की प्लेट पहले नीचे गई, सेडिमेंट यहां पर वलित हुए और यह क्रिटेशियस से इयोसीन तक है, तो यह घटना एक से अधिक चरणों में संपन्न हुई होगी और उसी क्रम में यहां काराकोरम और लद्दाख श्रेणियां दो आ रही हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझो कि ये वाला जो हिस्सा है यहां पर टेथिस सागर प्लेट अंदर चली गई है और अब यह कंज्यूम हो जाएगी या अब ये इससे टूट के क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जैसे यह कंज्यूम हुई, खत्म हुई, पिघल गई, वैसे ही यहां पर ज्वालामुखी उद्गार तुरंत क्या होंगे, रुक जाएंगे। ठीक है ना, यहां पर ये स्थिति रुक जाएगी। अब अगर हम इसको ऐसे देखें तो यहां पर टेथिस सागर की प्लेट अंदर चली गई है, अब भारतीय प्लेट अंदर आ रही है यहां पर, और भारतीय प्लेट के पास यहां पर क्या मौजूद है, यहां पर मौजूद है अरावली, यहां पर मौजूद है अरावली। और जैसे जैसे क्योंकि भारतीय प्लेट कुछ इस तरह से, ऐसे ये हिस्सा है, ये आगे है और ये थोड़ा पीछे, अरावली वाला हिस्सा आगे और पीछे, जैसे जैसे ये आगे जाएगा, ये वाला हिस्सा आगे जाएगा, इसको रुकावट मिलेगी और इसको जब रुकावट मिलेगी उतनी तेजी से आगे नहीं जाएगा तो भारतीय प्लेट क्या होगी, घूमना क्या करेगी, शुरू करेगी। राइट, भारतीय प्लेट अब यह एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करेगी और अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन आएगी जैसे कोई खींच के दरवाजा बंद कर लेता है, स्लैम शट डोर, तुरंत भाग यहां से, कोई बात नहीं करना, है ना। तो उसी तरह अल्टीमेटली यह जो इंडियन प्लेट है ऐसे मुड़ेगी और मुड़ के इसके साथ क्या होगी, कनेक्ट हो जाएगी और जब यह प्रक्रिया हो जाएगी तब तक शिवालिक अस्तित्व में क्या होगा, आ जाएगा। राइट, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना होगा, जीएस में इतना डीप नहीं समझना है आपको। राइट, बस इतना ध्यान रखना है कि भारतीय प्लेट न सिर्फ इधर जा रही है बल्कि उसमें एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब सोचो यहां पर इसके पास मेघालयन प्लेटू है, पहले जब यहां टकराएगी, यहां जब पहले टकराएगी तो यहां पर एक मोड़ पैदा हो सकता है और जब ये यहां जाकर टकराएगा तो यहां पर एक दूसरा मोड़ क्या हो सकता है, पैदा हो सकता है, ये दो, और ये बंद होने की प्रक्रिया में। अब अगर थोड़ा सा आइडिया लगा के बता सकते हो कि अगर हिमालय टोटल बन गया है तो हिमालय की चौड़ाई, अगर ये एक्स है ये वाई है, तो हिमालय की चौड़ाई कहां ज्यादा होगी, एक्स वाली जगह पे कि वाई वाली जगह पे, वाई वाली जगह पे, क्योंकि एक्स में तो मैटर क्या हो गया, बंद हो रहा है और यहां मैटर थोड़ा क्या होगा, फैलेगा। तो इसलिए हिमालय की चौड़ाई यहां कम हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगी, चौड़ाई यहां पर बढ़ जाने वाली है। राइट, ये अलग डायग्राम है, इस वाले डायग्राम को कहा जाए कि थ्योरी के रूप में यहां शो किया जा रहा है, असली जो घटनाएं हो रही हैं यहां पर हो रही हैं। और जब भी कहीं प्लेट जाके टकराएगी, सेडिमेंट ऊपर उठ जाएगा ना, तो हमेशा एक गर्त का क्या होगा, निर्माण होता है। इसे बहुत सारे नाम दिए, जैसे मरे गर्त, बहुत सारे नाम दिए गए, पर वो नाम हमें यहां जरूरी नहीं है। अब एक बात और, जब यह टेथिस सागर की प्लेट नीचे जाएगी एस्थेनोस्फीयर में, तो एस्थेनोस्फीयर को डिस्टर्ब करेगी और वहां जब जाएगी और पानी वानी लेके गई है तो वहां पर खनिज और भी क्या होंगे, पिघलने लगेंगे। जब खनिज पिघलने लगेंगे तो अंदर से संवहन धारा और भी क्या होगी, तेज हो जाएगी। कल्पना करो आग बुझ रही हो, आप लकड़ी लगा दो, सूखी लकड़ियां 5-6 और सूखी लकड़ियां लगा के 2-3 बार फूंक दो, आग अपने आप क्या होगी, भड़क पड़ेगी। उसी तरह जैसे ही यह प्लेट नीचे जाएगी, अपने साथ बड़ी मात्रा में यहाँ पर वाटर वेपर वगैरह क्रिएट करेगी, तो एकाएक यहाँ का जो मैग्मा है वो क्या होगा, ज्यादा बनेगा, ऊपर भागेगा और जब ऊपर भागेगा तो यहाँ पर अपने आप कन्वेक्शन करंट क्या होंगी, एक्टिव हो जाएंगी और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ जाने की क्या कर रही होंगी, कोशिश कर रही होंगी। इस संदर्भ में भारत वाली प्लेट जाने की कोशिश करेगी, वहां आप दोनों देखोगे यहाँ पर भारतीय प्लेट इधर और तेजी से भागने की क्या करेगी, कोशिश कर रही होगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि किस तरह से हमारे पास काराकोरम और लद्दाख आए हैं, मेन यहाँ पर टेथिस सागर और उसके नीचे से ये वाली प्लेट भी वलित हुई है। फिर दूसरा चरण, नंबर 2, दूसरा चरण, यह चरण इयोसीन तथा ओलिगोसीन, यह चरण इयोसीन तथा ओलिगोसीन, इयोसीन तथा ओलिगोसीन, इयोसीन तथा ओलिगोसीन युगों में संपन्न हुआ, इयोसीन तथा ओलिगोसीन, ओलिगोसीन में संपन्न हुआ। इस चरण में भारतीय प्लेट मतलब प्रायद्वीपीय भाग, भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से अभिसरित हुई तथा टेथिस सागर के अवसादों में वलन से, जो यहां सेडिमेंट पड़े थे इधर के, वलन से जास्कर अथवा टेथिस हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ, टेथिस हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ। अब याद रखना, अगर कोई टेथिस हिमालय या टेथियन हिमालय कह रहा है तो जास्कर रेंज है, उसको आप यहां से भी देख सकते हो। किताबें कुछ गलत लिखती हैं, ये लोग ट्रांस हिमालय को ही टेथिस हिमालय कह देते हैं, पता नहीं किस आधार पे कहते हैं। अब अगर हम ये देखें पूरा, यहां पर पहले आपको पढ़ना होगा क्या लिखा है, पहले लिखा है इंडस सचर जोन, किस कलर से है, ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर है, ये है ना इंडस सचर जोन। इंडस सचर जोन के बाद क्या लिखा है, टेथिस हिमालय, देन यह ब्लू कलर वाला जो है वो क्या है, टेथिस हिमालय, ये है जास्कर, क्योंकि भारतीय प्लेट जहां यूरेशियाई प्लेट में टच हुई वही क्या है, सचर जोन, यहां सेडिमेंट दबे तब यहां पर निर्मित हुआ क्या, जास्कर। राइट,
तो यहां पर जास्कर और लद्दाख के बीच का क्षेत्र होगा जहां पर जाकर भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से क्या होती है, जुड़ती है। इसलिए सचर जोन किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच होगा, लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर। अब आपको यह भी समझना है कि चूंकि भारतीय प्लेट यहां से यहां तक है, यूरेशियाई प्लेट यहां से यहां तक है, तो सचर जोन का विस्तार भी कहां होगा, यहां से यहां तक होगा, राइट। और जास्कर और लद्दाख के बीच सचर जोन कुछ और नहीं है, गहरी घाटी क्षेत्र है। क्योंकि जैसे ही जास्कर ऊपर उठी होगी, जो वहां पर नदियां बह रही थी महान हिमालय से, कराकोरम और लद्दाख से, उन्होंने वहां पर नीचे कटाव क्या कर दिया, स्टार्ट किया है। तो यहां सचर जोन एक घाटी के रूप में प्राप्त होता है। और इसी क्षेत्र में वर्तमान में दो नदियां बहती हैं। इधर की तरफ आती है इंडस सिंधु और इधर की तरफ जाती है ब्रह्मपुत्र। इंडस सिंधु और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहा जाता है सांको। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांको। तो इधर इंडस, इधर सांको। और किसमें बह रही हैं, लद्दाख और जास्कर के सचर जोन में। तो सचर जोन का नाम क्या हो गया, इंडस सांको सचर जोन। अब थोड़ा फिजिकल वाला मैप देखो, फिजिकल वाले मैप में जहां आपको पहले वाले मैप में देख सकते हो, पहले वाले मैप में फिजिकल में देखो, जहां ऊपर लद्दाख दिख रही हो और नीचे जास्कर दिख रही हो, उसके बीच में नदी का पता लगाएं। उसके बीच में कहीं कोई नदी है, इंडस है ना वहां पर, राइट। तो ये हो गया। और तो इंडस नदी कहां बह रही है, इंडस सांको सचर जोन, राइट। सेम कंडीशन ब्रह्मपुत्र की होगी। इसलिए एक बात ध्यान रखो, तकनीकी रूप में जास्कर को हम ट्रांस हिमालय सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि वो महान हिमालय के उत्तर में है। नहीं तो जास्कर के निर्माण की प्रक्रिया महान हिमालय से संबंधित है, वो महान हिमालय का ही पार्ट है। अभी एक हल्का झटका लगा था, उससे जास्कर उठ गई। अभी इसके बाद जब भारी झटका लगा, तब जास्कर के ठीक दक्षिण में उठती है कौन, महान हिमालय। तो जास्कर कुछ और नहीं है, महान हिमालय का विस्तार है। वो महान हिमालय से अटैच होकर के निकलती है, लगता है जैसे महान हिमालय का ऑफशूट है, उससे निकली हुई। इसलिए जास्कर की निर्माण की प्रक्रिया लद्दाख और काराकोरम से नहीं जुड़ी है, उसके निर्माण की प्रक्रिया महान हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। इसलिए लोग जास्कर को, जो विद्वान लोग हैं, वो जास्कर को यहां पर मध्य हिमालय का ही विस्तार मानते हैं। एक बड़ी टक्कर के पहले एक हल्का झटका है, उसमें जास्कर का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब पूरा झटका आता है, तब महाद्वीपीय प्लेट और टेथिस सागर के सेडिमेंट फोल्ड होते हैं और तब यहां पर ग्रेट हिमालय का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, राइट। अभी बात और समझो, जैसे अगर कोई एक श्रेणी बन गई, अब पीछे से जब धक्का लगेगा जो, तो वह श्रेणी उस धक्के को रोकेगी। जैसे अगर यहां पर कोई एक श्रेणी बन गई, अब यहां से प्रेस लगेगा, तो ये वाली श्रेणी इस धक्के को क्या करेगी, रोकेगी। इसलिए इसके ठीक दक्षिण में लगने वाली ताकत क्या होगी, ज्यादा होगी। ये वाला हिस्सा इसके ऊपर क्या करेगा, चढ़ने की कोशिश करेगा। और एग्जांपल ये देख सकते हो, हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था कि यहां पर ये हो गया सममित वलन, ये हो गया असममित वलन, ये हो गया समनत वलन, ये हो गया रिकम्बेंट वलन। और अगर अब यहां पर और बल लग जाए तो ये दोनों क्या होते थे, टूट जाते थे। और टूटकर ये वाला हिस्सा आगे चला जाता था और ये वाला हिस्सा पीछे रह जाता था। और जो टूटकर आगे जाता था उसको हम क्या बोलते थे, ग्रीवाखंड। और इनके बीच में यह जगह क्या होती थी, डेवलप हो जाती थी, चढ़ गया, इस तरह से चढ़ गया, राइट। तो यहां पर जब हिमालय बना है, ग्रेट हिमालय बना है, तो यही कंडीशन आ रही है, बल लगेगा और पीछे की चट्टानें जास्कर के ऊपर क्या होंगी, चढ़ेंगी, राइट। और यहां पर जास्कर के ठीक दक्षिण में महान हिमालय का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इयोसीन वाली स्थिति में जास्कर आता है और ओलिगोसीन में महान हिमालय का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, राइट। देखो एग्जाम इतना हैवी वेट नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट एग्जाम बता देंगे। ऐसा लिखिए, वह क्षेत्र, उसी के आगे, ठीक है, वह क्षेत्र जहां, उसी के आगे, ठीक आगे, जहां भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से जुड़ती है या मिलती है, कर दो, यूरेशियाई प्लेट से मिलती है, यूरेशियाई प्लेट से मिलती है, उसे सचर जोन, हिंदी में कहते हैं सीवन क्षेत्र, सचर जोन कहा जाता है, उसे सचर जोन कहा जाता है, सीवन क्षेत्र। अरे जैसे क्रिकेट की बॉल देखी होगी लेदर वाली, तो अलग अलग हिस्से और बीच में सिलाई होती है, वो सीवन, वो सचर जोन है, वो सचर जोन है। तो इसी तरह लगता है जैसे भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट को बीच में किसी ने क्या कर दिया है, सिल दिया है, राइट। तो सीवन क्षेत्र, इसको हिंज लाइन भी कहते हैं, हिंज लाइन, हिंज। अगर लैपटॉप देखा होगा तो लैपटॉप का बीच का हिस्सा हिंज कहलाता है, जिसमें कीबोर्ड और स्क्रीन जुड़ी होती है, स्क्रीन जुड़ी होती है। तो वो भी दो अलग अलग प्लेट का क्या है, सचर जोन है ना। तो कई बार सचर जोन को हिंज लाइन भी कहा जाता है, हिंज लाइन या सचर जोन इसी का नाम है, राइट। तो देखिए, इसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं। अतः इसे इंडस सांको सचर जोन कहा जाता है, इंडस सांको सचर जोन कहा जाता है, इंडस सांको सचर जोन कहा जाता है। जास्कर के निर्माण के उपरांत, अब यह क्रिया मुख्यतः ओलिगोसीन में होगी। जास्कर के निर्माण के उपरांत संपीड़न बल के अधीन, संपीड़न बल के अधीन महान हिमालय का निर्माण हुआ, महान हिमालय का निर्माण हुआ, जिसमें टेथिस के अवसादों के साथ, टेथिस के अवसादों के साथ प्रायद्वीपीय भारत के चट्टानों के वलन की प्रक्रिया भी शामिल है,
के वलन की प्रक्रिया भी शामिल है। इस प्रकार जास्कर श्रेणी के, क्या जास्कर श्रेणी को कर दो, जास्कर श्रेणी को मुख्य सॉरी महान हिमालय का विस्तार माना जाता है। अब ये समझते रहेगा कि इसी तरह प्रक्रिया दोहराई जाती रही, बाकी आते जाते रहे, तो अगले स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहां पे एक बात और ध्यान रखने वाली होगी, महान हिमालय के बाद जब झटका लगेगा और चट्टानें ऊपर चढ़ती जाएंगी, तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच यहां पर उत्क्रम भ्रंश पाए जाते हैं। जैसे चट्टानें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं, तो उस उत्क्रम भ्रंश को अभी को ऐसे सिंपल नाम लिख लेते हैं, उसमें इसको MCT कहा जाता है और इसको MBT कहा जाता है। शिवालिक और मैदान के बीच में यहां पर एक और आता है, उसे HFF कहा जाता है, HFF। अब एक बात सुन लो, फिर बता दो, फिर आगे बढ़े। पहले तेथिस सागर की प्लेट यूरेशियाई प्लेट के नीचे गई, जिसमें जाकर के यहाँ पर कराकोरम और लद्दाख श्रेणी का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में तेथिस प्लेट पूरी तरह खत्म हो गई, फिर भारतीय प्लेट आगे बढ़ी और यूरेशियाई प्लेट से अटैच हो गई। अभी जब यूरेशियाई प्लेट से अटैच हुई है, तो इस प्रक्रिया में अभी अरावली यूरेशियाई प्लेट से टकराया नहीं है, राइट। तो जब इसके साथ अटैच हुई, तो जो सेडिमेंट थे उनमें से कुछ हिस्सा क्या हुआ, वलित हुआ, और उससे किसका निर्माण हुआ, जास्कर का निर्माण हुआ, राइट। जास्कर और लद्दाख के बीच जहां प्लेट ये जुड़ी थी, वहां पर इंडस सांको सचल जोन आया है। यहाँ नदियां गिर करके उन्होंने गहरे क्षेत्रों का निर्माण किया है। फिर जब भारतीय प्लेट आगे बढ़ी, तब अरावली जाकर के टकरा गया। अरावली जहां पहले टकराया वो द्रास क्षेत्र था, वहां पर द्रास क्षेत्र, वहां जाके जब अरावली टकराया है, यह सबसे तेज टक्कर है, और इसी में क्या है, महान हिमालय का उत्थान हुआ है। यही महान हिमालय का उत्थान हुआ है। तो इयोसीन में जास्कर आया, तो ओलिगोसीन में क्या गया, महान हिमालय, राइट। अब जो इसके पीछे का जो भी पार्ट बचा है, नदियां ला करके सेडिमेंट क्या करती रहेंगी, डालती रहेंगी, और जब अगले झटके लगेंगे तो उसमें नए हिमालय का क्या होता जाएगा, निर्माण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैदान बन रहा है, भारतीय प्लेट अगर तेजी से चल देगी, तो यहाँ पर पूरा जो मैदान का भाग है वो क्या हो जाएगा, वलित हो जाएगा, और वहां शिवालिक के ठीक दक्षिण में एक और हिमालय का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। हम लोग जहां बैठे हैं, कभी यह क्षेत्र शिवालिक के ऊपर जाकर रुकेगा, राइट। अभी नहीं, 2-4 करोड़ साल बाद यह पूरा क्षेत्र क्या होगा, उठ जाएगा। क्योंकि और अल्टीमेटली जो हमको विंध्यन रेंज के बाद का हिस्सा दिख रहा है, विंध्यन रेंज के बाद का जो हिस्सा दिख रहा है, जब वो हिस्सा जाकर यूरेशियाई प्लेट से टकरा जाएगा, तब भारतीय प्लेट का टकराना रुक जाएगा, और यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट जुड़ जाएंगी, और यहाँ पर नए पेंजिया के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि भारतीय प्लेट जाते जाते और पूरा भारत दक्षिण तक अंदर चला जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अल्टीमेटली एक ऐसा समय आएगा जब यूरेशियाई और विंध्यन के दक्षिण में जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, दोनों की जब चट्टानें पास आएंगी, उनका सेम डेंसिटी उनकी हो जाएगी, राइट। इतने समय तक उनकी एनर्जी में भी थोड़ा बहुत ह्रास आएगा जो रिलीज होगी, तो अल्टीमेटली जाकर भारत का ये वाला पार्ट इस पार्ट से क्या होगा, जुड़ जाएगा, और एक वृहद क्षेत्र का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, राइट। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आज यूरोप और एशिया के बीच यूराल पर्वत है, उसी तरह भारत और इसके बीच एक और बड़ा पर्वत क्या होगा, मौजूद होगा, लेकिन फिर आगे उसका उत्थान क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और वह पर्वत इरोड होना क्या हो जाएगा, शुरू, उसका अपरदन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी, राइट। तो आपको ये नहीं सोचना है कि पूरा भारत अंदर जाएगा, नहीं। जो ये आपको विंध्यन तक का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, वो वलित होगा अल्टीमेटली, और ये सब मिल करके बीच में एक पर्वत, और इधर यूरेशिया और इधर भारत वाला क्षेत्र जुड़कर एक विस्तृत भूभाग के रूप में यह स्थिर हो जाएगा। हमने जितना कुछ पेंजिया में देखा था, वो सारे भाग अल्टीमेटली आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और जब अमेसिया बन जाएगा, तो फिर वो नए सिरे से क्या हो जाएंगे, टूटेंगे, और अगली घटना प्रारंभ होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले क्रिटेशियस से एलियोसीन तक, या इयोसीन के प्रारंभिक चरण तक कराकोरम लद्दाख, इयोसीन ओलिगोसीन में जास्कर और महान हिमालय, और नेक्स्ट चरणों में कम से ही आ जाएंगे। देखो तीसरा चरण, इस चरण में
इस चरण में मायोसीन युग में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। इसमें भी प्रायद्वीपीय चट्टानें वलित हुई हैं काफी। मायोसीन युग में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। महान हिमालय और मध्य हिमालय को पृथक करने वाली संरचना मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यहीं पर कश्मीर घाटी है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय छेद कहलाती है। विशाल भाटी साहब अपनी बात कह रहे हो कि सबकी बात कह रहे हो, या किसी ने आपके नाम से दे दिया हो? ऐसे गुरुजी प्रणाम, सर्वप्रथम नवरात्रि की शुभकामनाएं। सर आज बहुत सारे छात्र छात्राएं नवरात्रि का व्रत धारण किए हैं, जिसके कारण ऊर्जा की कमी का अनुभव कर रहे हैं। उम्मीद है आप अच्छा समय से पहले छोड़ेंगे। ठीक है, 2 मिनट पहले छोड़ दूंगा, जैसा कहा वही करो। अब मैं भी तो व्रत हूँ, मैं तो 3 क्लास ले रहा हूँ। व्रत करने में तो आपको और ऊर्जा महसूस होनी चाहिए। और आप लोग व्रत क्या रखते हो? ऑलरेडी व्रत रखे हुए हो, है ना? लेकिन एक व्रत पहले बाकी रखना बस, उससे कम से कम एनर्जी और डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन में तो आपको ऊर्जा फील होनी चाहिए। चाहोगे फालतू में खाओगे, क्या फायदा, है ना? जितनी देर से जाओ उतना कम खाओगे। 2 मिनट पहले छोड़ दूंगा, आप बात मान लेता हूँ। मुख्य केंद्रीय छेद कहते हैं। कैसे पता चलता है? चट्टानें एक के ऊपर एक क्या है? चढ़ी, थ्रस्ट है। याद रखना क्या है? थ्रस्ट है। थ्रस्ट का मतलब क्या है? देखो, अगर यहां पर धक्का लगे और दरार पड़े, और इस प्रक्रिया में अगर ये वाला हिस्सा ऊपर चढ़ने लगे, उत्क्रम भ्रंश, और जो चट्टानें ऊपर चढ़ जाएं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब ऊपर फेंका जाना, ऊपर फेंका गए ऐसे, राइट? वही जो ग्रीवा खंड टाइप का कहा है, टूटा हुआ हिस्सा क्या हुआ? ऊपर चढ़ गया। तो देखोगे कश्मीर घाटी ग्रीवा खंड पे, कश्मीर घाटी जो है वो ग्रीवा खंड में ऊपर लगा है, वलित हुई है, चढ़ गई, राइट? तो यहाँ पर मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ठीक, नेक्स्ट चतुर्थ चरण प्लायोसीन युग में हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी शिवालिक या वाह हिमालय का निर्माण हुआ। दक्षिणतम श्रेणी शिवालिक या वाह हिमालय का निर्माण हुआ। थोड़ी सी प्रक्रिया लिखा देता हूं, एग्जाम में मत लिखना, लेकिन ध्यान रहे। देखो, मध्य हिमालय के निर्माण के उपरांत, एग्जाम में लिखना नहीं है बस ऐसे, मध्य हिमालय के निर्माण के उपरांत इसके दक्षिण में एक अग्रगर्त का निर्माण हुआ। अग्रगर्त, ये तेजी से गई होगी भारतीय प्लेट, इधर टक्कर खाई होगी, तो यहां पर यह मध्य हिमालय निर्मित हुआ। तो मध्य हिमालय और जो भारतीय प्लेट है उसके बीच एक गड्ढे जैसे क्षेत्र का क्या हुआ है? निर्माण। उसी क्षेत्र को कहा जा रहा है अग्रगर्त, राइट? अग्रगर्त का निर्माण हुआ, जिसमें शिवालिक और जिसमें मध्य हिमालय, सॉरी शिवालिक गलत आ गया, जिसमें मध्य हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण किया गया। इन्हीं अवसादों के वलन से शिवालिक का निर्माण हुआ है। इसमें यही अवसाद ज्यादा रहे हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक को पृथक करने वाली संरचना MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमांत छेद, मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहलाती है। शिवालिक के दक्षिण में उत्तर के विशाल मैदानों का विस्तार है। शिवालिक और इन मैदानों को पृथक करने वाली संरचना हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहलाती है। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयी अग्रगर्त कहलाती है। भारतीय प्लेट, आगे बढ़ो, रोको मत, आगे बढ़ो, थक गए हो? चलिए सर रिपीट करता हूं। भारतीय प्लेट अभी भी उत्तर पूर्व की ओर गतिशील है। अतः संपीडन बल के अधीन हिमालय की चोटियों की
चोटियों की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। फुल स्टॉप। देखो जब आप बताओगे तो कोई भी प्रक्रिया नहीं बताओगे, आप सिर्फ प्रारंभ में लिखेंगे कि हिमालय का निर्माण महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण का परिणाम है। भारतीय और यूरेशियाई प्लेट के मध्य टेथिस सागर का विस्तार था। भारतीय प्लेट की उत्तर पूर्व की ओर गति के दौरान निम्नलिखित 4 चरणों में हिमालय की विभिन्न समानांतर श्रेणियों का निर्माण हुआ है। नंबर 1, सर्वप्रथम क्रिटेशियस से लेकर इयोसीन तक टेथिस सागर के प्लेट के क्षेपण के कारण यूरेशियाई प्लेट पर काराकोरम और लद्दाख श्रेणियां निर्मित हुई। नंबर 2, इयोसीन और ओलिगोसीन में क्रमशः जास्कर और महान हिमालय का निर्माण हुआ। जास्कर और लद्दाख के मध्य इंडस तांको सचर जोन पाया जाता है। नंबर 3, मायोसीन युग में भारतीय प्लेट के कारण उत्पन्न संपीड़न बल के अधीन मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। मध्य हिमालय महान हिमालय को पृथक करने वाली संरचना मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। नंबर 4, यह हिमालय की वाह्यतम श्रेणी शिवालिक के निर्माण का चरण है जो प्लायोसीन युग में संपन्न हुआ। मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाली संरचना एमबीटी है, जबकि एचएफएफ शिवालिक को दक्षिण में स्थित भारत के उर्वर मैदानों से पृथक करती है। फुल स्टॉप। इतना लिखना है, राइट? अभी जाना नहीं है? अच्छा जाना है, जाओ। अच्छा कल बात करेंगे इसके और आगे।